हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। मैं सचिन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से सभी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, एमटीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, कुछ ना कुछ नंबरों का प्रश्न इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक को एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, ताकि अगर किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो हमसे छूटे नहीं। ठीक है, तो हम सबका जो पढ़ने का जो सिस्टमेटिक ढंग रहेगा, सबसे पहले हम लोग इसके खोज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके कालखंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे ही अलग अलग पार्टों में इसको बांट के हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके खोज के बारे में पढ़ते हैं। कहा यह जाता है कि सभ्यता का खोज, इसके पीछे, इस खोज के पीछे अलग अलग कहानियां हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उस कहानी को जानते हैं। इसमें सबसे पहले चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति कैंप छोड़ के, जो उस समय चूंकि भारत ब्रिटिश, चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति कैंप छोड़ के, जो उस समय चूंकि भारत ब्रिटिश सैनिकों के अधीन था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, तो उस समय के जो एक सैनिक थे चार्ल्स मेसन, वो अपना कैंप छोड़ के अभी के पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान क्षेत्र में वो क्या करता है, चला जाता है। उस समय सभी क्या इंडिया ही हुआ करता था, उस समय वो वहां चला जाता है। ठीक है, वहां जाने के बाद क्या होता है कि उसे एक टीला देखता है। अच्छा, वो छोड़ के क्यों जाता है? क्योंकि उसे पुराने सिक्का एकत्र करने का शौक था। तो उस शौक के कारण वो अपना कैंप छोड़ के, और उस समय पाकिस्तान वाले क्षेत्र में वो, अभी के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में वो चला गया, क्योंकि उस समय वो जो क्षेत्र ब्रिटिश सैनिक के अधीन नहीं था। तब जब वो वहां जाता है तो उसे खंडहर टीला दिखाई देता है। उस टीला को दिखने के बाद उसे ये तो लगता है कि यहाँ पे कोई चीज रहा होगा, पुराना कोई चीज है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने एक लेखिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज इन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द पंजाब में किया। तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में बेसिक जानकारी देने वाला जो व्यक्ति है वह है चार्ल्स मेसन। उन्होंने 1826 ईस्वी को ये चीज जानकारी दिया। ठीक है, चार्ल्स मेसन का एक और नाम है जेम्स लुईस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इस पे ज्यादा सर्च नहीं किया, खोज नहीं किया। फिर बात आता है 1856 ईस्वी के बंटन बंधु, जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पेशे से दोनों इंजीनियर थे। बंटन बंधु, बंधु का मतलब तो भाई, मतलब बंटन बंधु दोनों भाई थे। एक का नाम था जेम्स बंटन, दूसरे का नाम था विलियम बंटन। दोनों भाई पेशे से तो इंजीनियर थे। जब कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछ रहा था, तो उसका नेतृत्व यही दोनों भाई कर रहे थे। तो रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जब मिट्टी का खुदाई हुआ, तो मिट्टी के खुदने से वहां से उसे कुछ ईंटें मिली, जिसका प्रयोग उन्होंने पुनः उस रेलवे लाइन को बिछाने में कर दिया। उस समय दोनों भाई को ये तो महसूस हुआ, ये तो फील हुआ कि यहाँ पे कोई पुराना भवन या मकान रहा होगा। ठीक है, लेकिन इस पे उन्होंने भी ज्यादा सर्च नहीं किया, खोज नहीं किया। फिर बात आता है 1853 से 1856 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम। चूंकि इस चीज का जानकारी तो हो चुका था कि ये जो हड़प्पा वाले क्षेत्र है, जो सिंधु नदी और उसके आसपास के जो क्षेत्र है, वहां पे कोई कुछ न कुछ तो चीज है, पुरानी कोई सभ्यता है। क्योंकि ये चीज पहले ही चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति ने 1856 ईस्वी में ये चीज क्लियर कर दिया था अपने लेखा नैरेटिव ऑफ जर्नीज इन अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द पाकिस्तान में। तो इनको तो कुछ पहले ही से भनक था कि जो हड़प्पा वाले क्षेत्र, मतलब पाकिस्तान का जो अभी हड़प्पा वाला क्षेत्र, मतलब सिंध नदी के आसपास का क्षेत्र है, या वहां पे कोई चीज है, कोई पुरानी सभ्यता या कुछ ऐसा चीज है। तो जब इसको ये चीज पता हो गया कि क्षेत्र में कोई चीज है, तो 1853 से 1856 के बीच उन्होंने इस क्षेत्र का बार-बार दौरा किया और यहाँ पे कुछ जानकारियां जुटाने का कोशिश किया। उन्हें कुछ जानकारियां भी मिली। हाँ, तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर लाने वाले पहले व्यक्ति थे। क्योंकि ये चीज जानकारी सबसे पहले इन्होंने दिया, और इस चीज को थोड़ा आगे लेके गए, आगे नहीं बहुत आगे लेके गए। ठीक है, कहां तक? तो जो विश्व, मतलब पूरी दुनिया में ये बताया कि जो हड़प्पा है,
जो हड़प्पा क्षेत्र जो पाकिस्तान में भी पड़ता है, वो उसको विश्व के मानचित्र पे, मतलब विश्व जो है अपना जो मतलब पूरे दुनिया है उसको पुरातात्विक मानचित्र पे लाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इससे पहले किसी ने ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने बार बार उस क्षेत्र का दौरा किया और जानकारी जुटाने का कोशिश की है, लेकिन ये भी उतना सफल नहीं हो पाए जितने सफल इनको होना चाहिए। इनको भी उतना जानकारी नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। फिर आता है बात 1921 ईस्वी को, बात आता है फिर 1921 ईस्वी को। जॉन मार्शल जो कि उस समय भारत के पुरातात्विक विभाग के हेड थे, मतलब अध्यक्ष थे, क्योंकि ये चीज पहले से ये चीज हो चुका था कि इस क्षेत्र में कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई सत्ता छिपा हुआ है। तो जब जॉन मार्शल 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड थे, तो उन्होंने निर्देश दिया कि इस क्षेत्र का खुदाई किया जाए, इस क्षेत्र का खुदाई की जाए। जो खुदाई करने का ये था, उनका नेतृत्व यही जॉन मार्शल नामक व्यक्ति ने ही किया था। जॉन मार्शल कौन थे? तो उस समय के भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड थे। तो उनके ही नेतृत्व में इस क्षेत्र का क्या खुदाई किया गया। क्षेत्र कौन कौन था? दो क्षेत्र था, एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था। तो इनके नेतृत्व में ही खुदाई किया गया। हाँ, तो खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन थे? और जो खुदाई कर रहे थे उसमें आदमी की भी जरूरत होती थी। तो उस आदमी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो दो भारतीय कर रहे थे, जिनका नाम था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो हड़प्पा जो क्षेत्र की जो खोज है, उनका खोज दयाराम साहनी और जो मोहनजोदड़ो है उनका खोज राखलदास बनर्जी ने किया। ठीक है, तो यहां से आपको दो प्रश्न पूछा जा सकता है, दो तीन, ये जो खोज है वहां से दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले बेसिक जानकारी किसने दिया? तो वो देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे चार्ल्स मेसन। ठीक है, और विश्व पुरातात्विक मानचित्र पे सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पे लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और लगता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, उसका खुदाई किसके अध्यक्ष में किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया? तो वो है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में इस सभ्यता का खुदाई किया गया। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा फिर हड़प्पा जो क्षेत्र है उसका खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी। तो ये आपका खोज से संबंधित कुछ कहानियां था जिसे हम लोगों ने जाना। इससे भी अगर इस चैप्टर से मतलब ये जो खोज है, अगर यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि अब एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं दिया गया है। तो इस सप्ताह के कालखंड के बारे में जानेंगे। तो इस कालखंड के बारे में, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके कालखंड में कोई स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं है। स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं है। इसका अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और जिस लिपि बारे में स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो उत्खनन अभी तक हुआ है, जिस जगह का खुदाई किया गया है, तो क्या है कि बहुत सारे ऐसा जगह है जिसका अभी खुदाई नहीं किया गया है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट अभी तक 1500 ऐसा जगह है जो इस सभ्यता के अंतर्गत खोजा जा चुका है। ठीक है, जिसमें से 1000 के आसपास इंडिया में, 500 के आसपास पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में जगह पाया गया है। ठीक है, तो इसका दो कारण, उत्खनन नहीं होने का दो कारण है। पहला कि जिस जगह का खुदाई किया गया है, ठीक है ना, उसका लंबवत खुदाई किया गया है। लंबवत का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो इसके अंदर खुदाई किया गया है। ठीक है, तो जो जगह खाली है तो लंबवत खुदाई तो किया गया है, और जो जगह खाली है, जहां तक खाली है वहां तक इसका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है दंडवत, खुदाई भी किया गया है। और इससे आगे क्या है कि अभी वर्तमान में वहां घर बना हुआ है, तो घर को तोड़ के वहां खुदाई कैसे किया जाए? तो मजबूरी है कि इसी क्षेत्र का खुदाई किया गया है, जहां तक संभव हो सका खुदाई किया गया है,
और आगे खुदाई नहीं किया जा सका। नहीं किया जाने का मतलब नहीं किया जाने का कारण क्या है? तो कारण है वहां घर बना हुआ है, जो उस घर बना हुआ है, तो उस घर को सरकार तोड़े किससे? अगर उस जगह को सरकार को खुदाई करना मतलब करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला कि सभी लोगों को वहां से शिफ्ट करके दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, और सिर्फ ले नहीं जाना पड़ेगा बल्कि सभी चीजों मतलब सभी सुविधा उसको मुहैया कराया जाएगा। उसके बाद फिर उस जगह का खुदाई किया जाएगा, जो कि असंभव लग रहा है। असंभव तो नहीं, संभव है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? ठीक है ना? तो ये दो कारण हैं जिसके कारण से इसके कालखंड के बारे में पता नहीं चला है। ठीक है, फिर आप बोलिएगा कि जो किताब, जो अलग अलग किताब है वो कालखंड दिया हुआ रहता है, तो वो कैसे दिया हुआ रहता है? तो जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार एक अनुमान लगाया कि ये, तो जो चीज लिखित नहीं है उसको आप क्या एक अनुमान लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक मंदिर है या कोई भवन है जो समझिए कि ढह चुका है, मतलब उसका जो बनावट है, जो ढांचा है वो लगभग मतलब खत्म हो चुका है, थोड़ा उसमें बचा हुआ है। तो आप क्या बोलिएगा कि ये अभी से 100 साल पुराना होगा, अभी से 100 साल पुराना होगा। आप देखे नहीं है लेकिन एक अनुमान लगाते कि 100 साल पुराना होगा। ठीक वही सही चीज यहाँ पे इस तो ये जो शब्द था उनसे कालखंड के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कालखंड बताया है। जैसे जॉन मार्शल, ये वही जॉन मार्शल है जो 1921 ईस्वी में भारत के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, और इनके ही नेतृत्व में सिंधु घाटी सप्ताह का खुदाई किया गया। ठीक है, खुदाई करने के क्रम में जो पहला स्थल खोदा गया था वो था हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी को किया था। ठीक है, तो जॉन मार्शल इनके अनुसार जो सिंधु घाटी सप्ताह है उसका कालखंड 3250 बीसी से 2750 बीसी के बीच है, ये इनका मानना है। फिर C14 का मतलब होता है रेडियो कार्बन परस्ती। इस परस्ती मतलब इस परस्ती के द्वारा कितने भी पुराना से पुराना चीज हो या जीवाश्म हो, उसके एक समय का अनुमान लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट उसके आसपास के समय का पता लगाया जा सकता है। तो C14 के अनुसार जो सिंधु घाटी सप्ताह है उसका जो कालखंड है वो 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच माना गया है। ठीक है, और अधिकतर जो इतिहासकार है, जो अधिकतर इतिहास है जो इस सप्ताह पे जो रिसर्च किए हैं, उन अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि ये जो सप्ताह है उसका कालखंड 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच है। लेकिन जो अपना एनसीईआरटी है, जो अपना एनसीईआरटी बुक है वो ये दिया हुआ है, तो हमें एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, क्योंकि जो एग्जाम होता है ना वो एनसीईआरटी बुक पे ही आधारित होती है। मतलब जो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, हाँ, तो एनसीईआरटी बुक का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ रहता है वही आपको सही मानना है। ठीक है, हाँ, अगर आपसे ऐसा पूछा जा सकता है जो सिंधु घाटी सप्ताह के जो रिसर्च है, जो इतिहासकार है, जो जिसने इस सप्ताह पे रिसर्च किया है, उनके अनुसार अधिकतर इतिहासकार इस सप्ताह का कालखंड क्या मानते हैं, उनके अनुसार कालखंड क्या है, तब आपका जवाब होगा 2500 बीसी से 1700 बीसी के बीच। ठीक है ना, और जो C14 पढ़ती है, हाँ, उनका समर्थन करने वाले एक इतिहासकार है जिनका नाम है डीपी अग्रवाल। इन्होंने इस कालखंड का समर्थन किया है। इनके अनुसार भी जो सिंधु घाटी सप्ताह है उसका कालखंड 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी के बीच है। ये आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।